हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे अपना पार्ट थर्ड। 2 पार्ट हमने कर दिए थे अभी तक। 2 पार्ट में मैंने आपको 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व वगैरह रखे हैं। देखना चाहते हो तो जाओ चैनल पे और देख लो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। ठीक, तो आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन से। ये चल रहा है हमारा PYQ उत्तराखंड बोर्ड का 2023 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर कोई इसे अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर से सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर देख लेना नहीं आएगा आपको तो चलो कर लिया होगा आपने। अब स्टार्ट करते हैं। तो एक टॉय ये कह रहा है जो कैसे है, जिसके जो कोन और एक हेमिस्फीयर को मिलाकर बना है, और हेमिस्फीयर पर माउंटेड है क्या हमारा कोन, मतलब नीचे क्या है हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो मैं एक हेमिस्फीयर बना देता हूँ और उसके ऊपर पे हमारा क्या है, एक कोन है। ठीक है, और कोन की रेडियस है 3.5, मतलब यहाँ पे आपकी कितनी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और हेमिस्फीयर का भी सेम रेडियस है, ये भी दे रखा है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी है टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, चित्र अच्छे से बना लेना कॉपी में। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है बनाने में ना। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो ये कोन है, अगर मैं कोन का सरफेस एरिया निकाल दूँ और ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल दूँ और दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कोन की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, रेडियस दे रखी है एक। तो मैं लिख सकता था कि रेडियस ऑफ कोन है 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब हम इसका अभी सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको, क्या होता है पाई आर एल। हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, पाई तो पता है हमें, आर भी पता है, एल निकालना पड़ेगा हमें इसके लिए। ठीक है, और एल निकालने के लिए देखो, एल निकालने के लिए हमको ये वाली साइड भी चाहिए। ये है हमारी इसकी हाइट, एल होती है एल तिर्यक ऊंचाई है स्लैंट हाइट। ठीक, तो एल निकालें, चलो एल निकाल लेते हैं पहले। तो एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है एल निकालने के लिए। ठीक, ये आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपकी होगी हाइपोटेनस, ये इसकी परपेंडिकुलर, और ये है बेस। पाइथागोरस थ्योरम है एक्चुअली में। ठीक, पर ध्यान भी रखोगे तो अच्छी बात है, सीधे बन जाएगा आपका। तो एल इक्वल टू हो गया आपका एच स्क्वायर। एच है आपका कितना, एच भी नहीं पता है अभी, एच कैसे निकालोगे, देखो रेडियस दोनों की सेम है, मतलब ये भी रेडियस है इसकी भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर ये 15.5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इस वाले को मिटा दूं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट में क्या कर दूं, क्रॉस कर दूं, मतलब काट दूं, मतलब यहाँ की माइनस कर दूं, तो मेरी क्या बचेगी, सिर्फ कोन की हाइट। तो मैं कैसे निकालता, हाइट ऑफ कोन, क्या कहता मैं कि टोटल हाइट कितनी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर, और उसमें से उसकी रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर की 3.5। इन दोनों को माइनस करते तो आता है आपको 12.0 सेंटीमीटर। तो एल आ गया आपका 12.0, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एच हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर। चलो एल बार का स्क्वायर करो, आपको सर बार का तो होता है 144, और 3.5 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 12.25। ठीक है, स्क्वायर बताया ना आपको, 3.5 इंटू 3.5 करोगे तो कितना आएगा आपका 12.25। दोनों को ऐड करो, कितना आ गया आपका, आप कहोगे सर उधर तो पॉइंट के बाद है तो सेम ही रहा 25, इधर ऐड करा आपने तो आ गया आपका 156। तो एल आ गया आपका 156.25। अब देखो अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट निकालना मैंने आपको इसी चैनल पे बता रखा है कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट से आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो उनको। ठीक, नहीं तो हम यहाँ पे कर भी लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 156.25। रुको यार, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये होगी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। इसको हटाते हैं और देखो, अब देखो ये किससे निकालेंगे हम, डिवीजन मेथड से। यहाँ पे लिखूंगा मैं 156.25। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो मैंने पेयर बनाए दो के, तो ये अकेले रहा 1 हमारा। करो कितने जाएगा 1 पे, कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिस पे 1 आता है, इससे छोटा आता है, आपका होगा सर 1। तो 1 1 जा कितना हो गया आपका 1, माइनस करा तो कुछ भी नहीं बचा,
ये अब पेयर आपका नीचे आ जाएगा 56। इधर क्या होता था, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे एक डब्बा छोड़ दोगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आएगा। ये देखो 6 है, 6 किस किस की टेबल में आता है, एक तो आता है आपके 4 के, तो 4 ही चेक कर लेता हूँ पहले मैं। तो अगर मैं कहूँ कि 24 इंटू 4, तो 4 4 जा हो गया आपका 16, 4 2 जा 8 और 1 9, मतलब ये तो ज़्यादा है, ये नहीं ले सकते। तो 23 देखो लेके, तो 23 इंटू ऊपर भी 3 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी बड़ा है, मतलब क्या लेना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है 22। तो 2 यहाँ पे लिया, 2 यहाँ पे लिया, तो 22 2 जा 44, माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कितना आया आपका 12। अब देखो ये जो बचे हुए हैं ना, ये भी नीचे उतार लो, तो बचे हुए क्या है आपके पास 25। अब जैसे मैंने आगे वाले उतार लिए नीचे और जोड़े में उतरेंगे ये बताया, तो ये जो पॉइंट था ना, पॉइंट से आगे बढ़ गया हूँ, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब जो आपका यहाँ पे आ गया ना 12, तो इसका आप डबल कर दो, यहाँ पे कितना होता है 12 पे 2 जा 24, ठीक। अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे भी ये नंबर आएगा। अब बता 5 किस किस के स्क्वायर में आता है, सिर्फ एक ही के आता है 5 के, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आने वाला होगा 5। यहाँ पे भी आपका कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आ रहा होगा 2 4 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 बचा आपका 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। सही कर रहे हैं, इसका मतलब हम कितना आ गया 1 2 2 5, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना आ गया आपका 12.5। तो इसका आंसर कितना है आपका 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये समझ गए, इसे नोट कर लो, ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं निकलेगा तो आंसर नहीं आएगा आगे को। चलो मैं इरेज कर देता हूँ इसे। अब देखो हमारे पास एल है, आर हमें दिया हुआ था, तो हम अब क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं कोन का, और दूसरा हमें निकालना है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का आप बोलोगे कि सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसका तो दिया हुआ है, आर हमारे पास पता है, सिर्फ इसी का एल निकालना था हमने, ठीक है। तो एल बराबर भी निकल गया हमारा कितना 12.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमारा काम क्या है, हमने करना क्या है, हमने कोन का और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा आर है आपके पास 3.5 इंटू एल, एल निकाल दिया आपने, कितना है आपका 12.5, ठीक है। तो 7 से अगर इसे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 0.5, 5 नहीं आएगा, पॉइंट भी यहाँ पे भी ध्यान देना। तो 7 5 35, तो 0.5, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5। ये नोट कर लिया होगा ना बगल वाला, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला नोट कर लो, इसको मैं पूरा बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा ना, इजीली समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करो 22 से, अगर आप 0.5 को कर लो, चलो 22 0.5 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 0 से गया तो 0 0, कितना आ गया आपका 0 1 1, पॉइंट कितनी डिजिट बात है 1, तो 22 से 0.5 को करा तो कितना है 11 इंटू 12.5। अब 12.5 से और कर लो, 12.5 इंटू 11 करो, 1 5 जा 2 जा 1 जा, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, तो आ गया आपका 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 1, पॉइंट कितनी डिजिट बात है 1, तो कितना आ गया आपका ये 137.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका किसका आ गया, कोन का आ गया। तो कोन का हमने निकाल दिया, तो अब सारा इरेज कर देते हैं। कोन का आ गया आपका सरफेस एरिया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दो तरीके बताऊंगा आपको, दूसरा तरीका खुद कर सकते हो। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते थे कि एक ही फॉर्मूला बनाते कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वैसे भी आंसर आता है, ऐसे भी आता है। ये थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा इजी होगा आपके लिए, उसमें थोड़ा टफ भी पड़ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टफ भी पड़ सकती है, ठीक है।
तो इसे नोट कर लो, यहाँ तक इरेज कर देता हूँ इसे अब मैं। चलो ये तो इरेज हो गया हमारा। अब देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम है 3.5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है आपका 2πr²। ठीक है, तो रखो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू r², r मतलब 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना, फॉर्मूले पे रखा हुआ है। तो 7 से इसको काटो, कितने टाइम गया आपका, हो गया सर 0.5। अभी मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 11, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आया 11, नहीं हो गया 3.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ गया आपका 11 2 जा 22 इंटू 3.5। अब इसको चुपचाप से मल्टीप्लाई कर लो तो 22 इंटू 3.5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, कितना आ गया 0 7 और 7 मतलब 77। कितना आ गया इनको मल्टीप्लाई करके 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना था टॉय का। तो दोनों का हमने अलग अलग करके निकाल दिया, साथ में भी निकाल सकते हो, अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पसंद आए। तो अब मैं लिखता कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये कितना आया था 137.5 हमारा कोन का था, और इसका आगे 77। ऐड करो दोनों को। चलो ऐड ऐसे करते हैं, देखो अगर वैसे नॉर्मल नहीं आते तो ये आपके वंस प्लेस में और ये टेंस पे है, तो इसके नीचे पे आएगा ये, इधर कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 0 पुट कर दो। कितना आ गया 5, 7 और 7 14, 3 और 7 हो गया 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो कितना आ गया आपका है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका और बताऊँ, देखो आंसर आ गया आपका, इसे नोट कर लो। या तो आप क्या कर सकते थे, मैंने सारे इरेज कर दिया, आप सीधे लिख देते कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, आप कहते सर πr_l, कितना होता है πr_l प्लस ये हो जाता है आपका 2πr²। ठीक, इसे भी सॉल्व करके लिख देता, तो मैं दोनों में पाई है और आर है, तो πr तो मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास सिर्फ l, और इधर क्या बचा मेरे पास, देखो 2π, वैसे 2 तो अंदर ही रहा, पाई बाहर आ गया है और एक भी आर बाहर आ गया, तो क्या बचता सीधे अंदर आर। अब इसमें आप रख सकते थे फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आर ना अलग अलग लेना, मैं इसे क्या ले लेता, सॉरी आर भी बराबर ले सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं थी ना, क्योंकि आर हमारी सेम थी, लेकिन कभी कभी दिक्कत आपको ये आएगी कि इसकी रेडियस अलग होगी, उसकी रेडियस अलग होगी, ऐसा कोई केस होगा तो तब गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका अथवा, वही 21 का आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये आपका पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला गया है। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबा हो तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार बर्तन है आपका, तो चलो बना ही लेते हैं। एक आपका बेलनाकार बर्तन है, ये आपका एक बेलनाकार बर्तन है। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी होगी मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक बॉल डाला जाता है। ठीक है, मान लो मेरा क्या एक, यहाँ पे मैंने इतना बॉल डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी था ना हमारे पास, ये पानी था, इसका स्तर बढ़ेगा, क्योंकि आप पानी में कोई भी बॉल डालोगे तो क्या होगा, पानी नीचे का जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बॉल उसका स्पेस क्या कर लेगा, ले लेगा। तो मान लो ये क्या कर गया, जो लेवल था यहाँ पर तक ही था पहले, फिर ऊपर को बढ़ गया, तो इतना लेवल इसका बढ़ गया, मतलब यहाँ पर से यहाँ पर तक इसका लेवल बढ़ गया। तो इसे मैं मान लेता हूँ क्या है, हाइट है। ठीक है, पानी की हाइट कितनी बढ़ेगी, एच बढ़ेगी, मैंने मान लिया है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना क्या कहा मैंने। एक आपका था बेलनाकार बर्तन, उसमें मैंने एक पानी से भरे एक आंशिक भरे एक बेलनाकार आपका बर्तन था, उसमें एक बॉल डाल रखी है हमने। ठीक है, एक गोला डाल रखा है। अब इसको जैसे ही डाला तो पानी का स्तर ऊपर आएगा, क्योंकि पानी की जगह पे कौन आ जाएगा, आपका बॉल। तो इतना आपका माना मैंने
कि ये पानी ऊपर रिप्लेस होकर इतना बढ़ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कितनी है, h है हमारी हाइट, कितना पानी आपका बढ़ गया है। तो देखो अब देखो स्टार्ट करते हैं। दिया क्या क्या है आपको, आप कहोगे सर हमें दे रखा है एक तो गोले का व्यास दे रखा है, मतलब लिख लेते हैं गोले का व्यास। गोले का व्यास मैंने माना कि इसको क्या बोले हम, d1 बोले। डायमीटर कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल सकते हैं ऐसे ना, तो मैं लिखूँगा गोले की त्रिज्या। अब दो दो त्रिज्या निकलेंगी तो एक को r1 एक को r2 मान लेंगे, तो मैंने r1 मान लिया, तो इसका हाफ कर लो क्या 5/2, मतलब d/2 ही होता है ना, डायमीटर का हाफ होता है, तो आपको निकलेगा 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करके, या तो आप 5/2 भी रख सकते हो वहाँ पे। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था बेलन का व्यास। तो लिखो बेलन का व्यास। बेलन का व्यास को मान लेता हूँ मैं d2 है, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूँ बेलन की, तो आप कहोगे सर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी, तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें पता चल गई अब हमें। अब हमें करना क्या है, जो ये गोला गया ना अंदर, इतना ही पानी हमारा क्या होगा, बाहर आया होगा। मतलब जो गोले का आयतन है ना, वो पानी के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि गोला तो उतना ही होगा ना, मतलब मान लो गोला इतना बड़ा है, तो इसने जितना पानी रिप्लेस किया होगा वो भी तो इतना ही होगा। मतलब क्या है इसका कहने का, कि जो गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन वो बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन आप क्या बताओगे, गोले का आयतन कितना होता है, आप कहोगे सर 4/3 पाई इंटू r3। अब r इसमें r1 ले रखा है, तो r1 का क्यूब इक्वल टू बेलन का क्या होता है, आप कहोगे सर पाई r²h। तो r तो इसमें क्या ले रखा है हमने 2, तो r2 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, अब देखो 4/3 रखो इंटू पाई। अब देखो यहाँ पे आप क्या सॉल्व कर सकते थे, पहले फॉर्मूला रखने से पहले सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। कैसे कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे कि पाई यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो ये पाई से पाई कैंसिल कर देते। अब ऐसा मत करना कि इस r से इस r को कैंसिल कर देना, क्योंकि r1 है और r2 दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ये भी ध्यान देना। तो इसे कट नहीं कर सकते हो, तो रखते 4/3 इंटू r1 का क्यूब। r1 कितना है, अब मैं बोल रहा था कि ये वाला रख लेंगे हम 5/2 का क्यूब इक्वल टू r2 का स्क्वायर। r2 क्या है हमारे पास, आप कहोगे सर 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h। h ही हमें निकालना है, ये वाली हाइट ही तो निकालनी ना हमें, जितने में आपका पानी ऊपर आया होगा, रिप्लेस करा होगा जितने पानी को। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 4/3 इंटू 5 का क्यूब होता है आपका 125, 2 का होता है आपका क्यूब कितना 8, इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू h। ठीक है, तो अब सॉल्व करो इसे, तो 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, और कुछ कट रहा है आपका, और कुछ नहीं कट रहा ना, 3 से कटेगा क्या ना, 3 से भी नहीं कटेगा। तो आपका यहाँ पे आ गया 125/3 2 जा 6 इक्वल टू 25 इंटू h। और सॉल्व करो इसे। अब देखो 25 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 25 से काट सकता हूँ, मैं कहूँगा 25 पंचा कितना होता है 125। तो h बराबर आपका कितना आ गया 5/6 सेंटीमीटर। और ये हमने निकालना था, हमने हाइट ही निकालनी थी ना, कितना पानी आपका रिप्लेस कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, इजी था, देख लो एक बार और रिवाइज करके से रिपीट करके, अगर समझ नहीं आया तो आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन क्या है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चली जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, हमें क्या क्या निकालना है, एक तो धारा की चाल निकालनी है और नाव की स्थिर चाल निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप लेट करके लिखना। माना नाव की स्थिर चाल, नाव की स्थिर चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा, x किलोमीटर पर आवर उनकी स्थिर चाल है। ऐसे धारा की भी मानेंगे, धारा की चाल, तो धारा की चाल भी हमने मानी क्या है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दे रखा है। तो धारा के अनुकूल जब भी होगा तो आपकी धारा की चाल और नाव की चाल ऐड होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूँ, नाव की
धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होती है आपकी, मैंने बताया आपको कि जो स्थिर चाल है नाव की और जो धारा की चाल है, ये दोनों क्या होंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल होगा मतलब आपका उल्टा होगा ना, तो उल्टे वाले में आपका माइनस हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तब आपकी इसमें चाल होगी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि समय बराबर क्या होता है। क्या लिखोगे, वी नो, हमें पता है कि क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ये तो फॉर्मूला आता ही होगा ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो अब इसमें इसके हिसाब से हम पहली कंडीशन देखेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलती है और तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कितने में, 10 घंटे में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखें तो मैं लिखूंगा कि इन फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, पहली स्थिति में। पहली स्थिति में क्या हो रहा है, अगर मैं इसी फॉर्मूले से देखूं तो टी बराबर, अगर मैं पहले के लिए T1 ले लेता हूँ, चलो T1 इक्वल टू 30। 30 क्यों लिखा मैंने, पहली स्थिति में क्या था, प्रतिकूल कितना जा रही थी धारा के, 30 अपॉन चाल कितनी थी प्रतिकूल में, बताओ। आप कहोगे सर x माइनस वाई, ये है प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में क्या था, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा था, मैं इसे मान लेता हूँ T2। इसमें हो रहा था हमारा 44 किलोमीटर जा रही थी। ठीक है, कैसे, धारा के अनुकूल। तो अनुकूल चलेगी तो x प्लस वाई आपको पता है, तो कितनी हुई इसकी दूरी, कितनी थी, आप कहोगे सर 44। धारा के प्रतिकूल जा रही थी, सॉरी अनुकूल जा रही थी, तो क्या होगा x प्लस वाई। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा रखी हैं। ठीक है, और इसमें कुल टाइम कितना लगा, आप कहोगे सर कुल टाइम इसमें लगा 10 घंटे। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता था कि जो इसमें कुल समय लगा दोनों चीज़ों का, प्रतिकूल अनुकूल के बाद, ये लगा हमें 10 घंटे। तो 10 घंटे लगे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो T1 है ना और जो T2 है, अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो कितना लगेगा मेरे को, 10 घंटा लगेगा। ठीक है, तो T1 कितना था, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये बन की मेरी पहली इक्वेशन। अब मैं ऐसे अगर दूसरे वाले में देखूं तो दूसरे वाले में 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है। तो मैं ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे लिखता, फिर इसके बाद मेरी एक इक्वेशन बनती कि वो धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है आपका 40 जा रहा है ना, वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 13 घंटे में। तो धारा के प्रतिकूल उसकी चाल कितनी होगी, यही वाला दूरी बट्टा चाल। आप कहोगे सर x माइनस वाई प्लस, जैसे यहाँ पे करा था, ये पूरी कंडीशन आप दोबारा से भी लिख सकते थे। ठीक है, या तो आप लिखते कि इसी प्रकार और सीधे ही लिख लेते हैं यहाँ पे से, तब भी चलता आपका। तो दूसरा आपका कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितने घंटे लग रहेगा, आप कहोगे सर 13 आवर लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 13। ये बन गया आपकी दूसरी इक्वेशन। समझ गए ना, मैंने क्या क्या लेट करा, जो मुझे निकालना था पहले तो चाल निकाली मैंने, नाव की स्थिर चाल मानी मैंने, क्या x किलोमीटर, फिर धारा की चाल मानी, फिर मैंने कहा कि यार नाव की धारा के अनुकूल जब चाल होती है तो x और y दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, धारा और नाव की चाल दोनों ऐड होंगी। प्रतिकूल होगा मतलब उल्टा होगा तो तब x माइनस वाई होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता था कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई। एक इक्वेशन तो ये बनी, सेम टू सेम ये चीज़ें यहाँ भी लिख सकते थे कि दूसरी कंडीशन में हमें ये दे रखा है T1 ऐसे है, T2 ऐसे है, तो मैंने यहाँ पे आपका सीधे लिख दिया। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हमें निकालना है। आप नोट करो, मैं इधर का पूरा और इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे दो इक्वेशन निकली हैं तो इन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो किस फॉर्म में, x माइनस वाई x प्लस वाई के फॉर्म पे। तो मैं ऐसा कर सकता था कि मैं लेट कर लेता, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई, मतलब ये वाला टर्म जो x माइनस वाई वाला है इसे मैं मान लेता कि a के बराबर है, ऐसे 1 अपॉन x प्लस वाई इसको मैं मान लेता b के बराबर है। ठीक है, तो अब इन इक्वेशन को दोबारा से लिखो, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास 30, ये x माइनस वाला
30A प्लस 44B इक्वल टू 10। ये वाला लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पे मैंने क्या चेंज कर दिया A और B से। ऐसे दूसरा लग जाता मेरे पास 40A प्लस 55B इक्वल टू 13। अब इन दोनों को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कौन सा लगा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो देखो दोनों में से कोई एक चीज़ बराबर करनी होती है, तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि यार 30 और 40 को सेम कर लेते हैं। तो 30 को 30 चक्को 3 चक्को 12 होता है और 4 3 12 होता है। करो कितना कितना हो जाएगा आपका होगा सर 4 3 12 मतलब 120A। 44 से करो 4 दूनी 4 को 16 और 4 को 16 17 176B इक्वल टू 10 4 जा 40। नीचे भी करो 4 3 जा 12 मतलब 120A प्लस 55 को करोगे तो 5 3 जा 50 15 और 5 3 जा 15 और 116 165B इक्वल टू 13 3 जा 39। सॉल्व करो कितना आया, ये माइनस होके कट गया, ये माइनस ये भी माइनस। तो 176 में से घटाओ 6 में से 5 गया, कितना हुआ आपका 1 और 7 में 6 गया होगा 1। तो 1 में से 1 गया 0, B में से B गया, ये आपका B रहा, मतलब सॉरी B में से B नहीं गया। 176 B में से 165 B घटाया तो कितना आ गया आपका 11B इक्वल टू 40 में से 39 घटाओ कितना है आपका 1 सॉरी। तो 11B इक्वल टू आ गया आपका 1। तो B इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/11। ठीक है, अब 1/11 की वैल्यू किस पे रखोगे, किसी भी एक पे रख लो। तो मैं इसी वाले पे रख लेता हूँ 40A वाले पे। तो 40A प्लस 55B मतलब 55 इंटू B की जगह पे क्या रख दूंगा 1/11 इक्वल टू कितना था 13। ठीक है, कट करो 11 5 जा 55 तो कितना आ गया आपका 40A प्लस 5 इक्वल टू 13 मतलब 40A इक्वल टू 13। ये प्लस वाला वहाँ जाके क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो 40A बराबर 13 में से 5 माइनस करो कितना आ गया आपका हो गया सर 8 आ गया। तो A बराबर हो गया आपका क्या 8/40। कैंसिल करो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। तो A बराबर आ गया 1/5। तो 1/5 आपका A आ गया। अब ये मैं सोचना है कि आंसर है। अब इनकी वैल्यू यहाँ जो हमने लेट करें इनको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। ठीक, नोट करो, इरेज कर रहा हूँ फिर आगे को बताता हूँ। अब देखो A की वैल्यू इसके बराबर मानी थी हमने, तो 1/x - y इक्वल टू A कितना निकला हमारा 1/5। सॉल्व करो कैसे, 5 इधर चले गया बराबर x - y। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x - y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे यहाँ से देखोगे तो 1/x + y इक्वल टू B है आपका 1/11। 11 इधर भेज दो तो ये हो गया आपका x + y, तो वहाँ चले गया इक्वल टू 11 1 जा 11, ये हो गया आपका यहाँ पे। तो अब इनको भी कोई इक्वेशन मान लो। अब मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैंने कितनी इक्वेशन मान ली है, तो चलो 2 ही देख रही थी मुझे यहाँ पर से, मैंने इसे 3rd और इसे 4th मान लिया। ठीक है, आप देख लेना 3rd 4th नहीं हो सकती, 5th 6th भी हो सकती हैं। मैंने इरेज कर दिया तो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक, अब देखो इन दोनों को भी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 के हैं आपके वेरिएबल्स हैं। जब भी 2 वेरिएबल्स होते हैं तो तब कैसे सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशंस के थ्रू करते हैं सॉल्व। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास। तो एक है हमारे पास x + y इक्वल टू 11, एक है हमारे पास x - y इक्वल टू 5। सॉल्व करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ये कैंसिल, y और y हो गया आपका 2y इक्वल टू 11 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो y बराबर कितना आ गया आपका 6/2 मतलब 3। तो y बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, अब निकला आपका आंसर। y हमने क्या लेट करा था, ध्यान करो, क्या करा था हमने, धारा की चाल करी थी शायद y। ठीक है, तो y आपका आ गया 3 km/h। ठीक, अब y की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, 5वें या चौथे पे, मतलब तीसरे या चौथे पे। मैं इस पे रख देता हूँ चौथे पर। तो ये हो गया मेरे पास x + y की वैल्यू 3 इक्वल टू 11। तो x बराबर हो गया 11 - 3, तो x बराबर हो गया आपका 8। ये कितना हो गया आपका 8। x हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी नाव की स्थिर चाल। ठीक है, तो दोनों आपके आ गए, x भी आ गया हमारा
वाई भी आ गया, धारा की चाल भी निकाल दी और नाव की चाल भी निकाल दी। ये हमें इसमें बताना था। देखो तो धारा की चाल आप लिख लेते कितनी आ गई। धारा की चाल थी हमारी, धारा की चाल हमने मानी क्या थी, हमने मानी थी वाई, तो वाई आ गया हमारा 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे नाव की चाल, नाव की स्थिर चाल थी हमारे पास एक्स, तो एक्स कितना निकला हमारा, एक्स निकला 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों चीज़ें निकल गई। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लोगे, एक बार खुद सॉल्व करके देख लोगे तो ईजी लगेगा आपको। ठीक, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट भी इसी का है अथवा करके। अब ये उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी है, जिसको इजी लगता होगा। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है भिन्न ज्ञात करने में। ठीक है, तो हम कर लेते हैं लेट द। अब भिन्न कैसे होती है, आपका होगा सर ऐसे इस फॉर्म में होती है x/y, मतलब ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला मतलब अंश, बी x, न्यूमरेटर हमने मान लिया x, और डिनोमिनेटर हम मान लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर ऐसे लिखूंगा ना इस फ्रैक्शन को मैं, x ऊपर आएगा y नीचे, इनमें कितना जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो x+2 तो ये था, क्रॉस करो 11 को इधर भेज दोगे तो गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 9 तो ये पे था, ये चले जाएगा आपका सॉरी y+2। सॉल्व करोगे आगे आपका 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू 9 से करो इसे 9y प्लस 9 2 जा 18। और सॉल्व करोगे इसे तो 11x तो इधर ही रहने दो, 9y भी इधर ही ले आओ, इधर प्लस का 22 था, यहाँ से माइनस ओके -18 आ गया इक्वल टू 0। इससे घटा लो कितना हो गया 11x माइनस 9y, 22 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे फर्दर ऐसे भी लिख सकते थे 11x माइनस 9y इक्वल टू, ये 4 उधर भेज दो माइनस का 4, इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से करेंगे अभी। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अंश और हर में, सेकंड में बोल रहा है हमारा, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रही है हमारी कि ये तो तुम्हारा है फ्रैक्शन x+y, इसमें क्या करा जाए 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। ठीक है, फिर से क्रॉस कर दो तो 6, अब देख लो सीधे कर देते हैं, 6 और x हो गया 6x प्लस 6 से 3 को करोगे तो 6 3 जा 18, ऐसे इधर ले आओगे तो 5 × y हो गया आपका 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6x, ये 5y इधर लाओगे तो माइनस का 5y इक्वल टू, यहाँ था 15, ये प्लस का ले जाओ माइनस का 18, तो ये आ गया आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसे मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब 2 इक्वेशन निकल गई, इनको सॉल्व करके आप x और y दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दूसरी है आपकी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब देखो इनको जब भी एलिमिनेशन करेंगे तो एक टर्म तो इसमें हम सेम कर लेंगे, जैसे x वाले कर लो चलो अभी, तो x वाले को करने के लिए हमें इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 11 से। ऐसा कर सकते हो आप, देखो इसमें 11 है तो इसको इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो, इसमें 6 है तो इसके अपोजिट वाला क्या है x के साथ 11, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये गया आपका 11 6 जा 66x माइनस 9 6 जा 54 y इक्वल टू 4 छक 24 माइनस का 24। ठीक, 6 से x को करोगे 11 से तो आ गया 66x माइनस आ गया आपका 55 y इक्वल टू माइनस का 33। सॉल्व करो, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल ही हो गए, इनको जोड़ो 5 सॉरी जोड़ो नहीं, प्लस और माइनस होगा माइनस ही। 55 में से 54 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, माइनस का 1 मतलब माइनस का y। ठीक है, 55 में से 54 आपने घटाया तो आपका आया, एक ही y बचाना, 55 में से 54 y बचा के, और बड़ी संख्या प्लस की सॉरी, तो ये भी क्या आएगा आपका प्लस का, 55 आपका बड़ा है और ये प्लस का है। इधर देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस होगा माइनस ही। ठीक है, 33 में से
24 माइनस करो, तो 13 में से 4 आप माइनस कर लो पहले। 13 में से 4 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 9, ठीक है। 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपकी क्या है, प्लस में, तो ये भी आएगा आपका प्लस का, तो y बराबर आपका आ गया सीधे सीधे 9, ठीक। अब y की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो, तो y की वैल्यू मैं मान लूँ कि इसी वाले पे, सेकंड पे पुट कर लो, फर्स्ट पे y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे रखने पर, ठीक है। मैं सीधे रख रहा हूँ 11x माइनस 9y, 9 इंटू वाई, वाई था हमारे पास 9 इक्वल टू माइनस का 4, तो ये आ गया आपका कितना 11x माइनस 9 9 जा 81 इक्वल टू माइनस का 4। अब इरेज करते हैं इधर को, फिर इधर लिख लेते हैं इसे, तो इरेज कर दिया मैंने थोड़ा सा, इतनी जगह चाहिए थी इसके लिए, साथ साथ करते भी रहो आप लोग भी, ठीक। तो कितना हो गया 11x, ये माइनस का उधर भेज दो, तो यहाँ पे माइनस का 4 था, ये हो गया आपका प्लस का 81, तो 11x इक्वल टू प्लस माइनस होगा माइनस 81 में से आप 4 घटाओ, पहले 1 घटाओ कितना होगा 80, 80 में से 3 घटाओगे तो आएगा आपका 77। अब देखो ये प्लस का बड़ा वाला है तो ये प्लस में ही रहेगा, तो x बराबर आ गया आपका 77/11, कैंसिल करो कितने टाइम गया 7 टाइम, तो x आ गया आपका 7, y आपका आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या बनी आपकी, आपने फ्रैक्शन मानी थी कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो x से कितना है आपका 7 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना है 9, तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई 7/9। ईजी था ना, ठीक है। ये वाला इससे थोड़ा पीछे वाले से थोड़ा ईजी था, जिसको लग रहा है मतलब ईजी, इससे पहले वाला भी किसी को ईजी लग सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।